नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मणिपुर के करंट कंडीशन के बारे में और ऐसे कौन से रीजन हैं जिसके वजह से मैतीस और कुकीज़ के बीच में वायलेंस हो रहा है। लेकिन मैं पहले ही क्लियरिफाई कर दूं, इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाला कि कुकीज़ यहाँ के रियल सिटीजन्स है कि नहीं, उन्हें कहाँ से लेकर आया गया था, ब्रिटिशर उन्हें यहाँ लेकर आए थे, ये सब चीज़ें मैं बात नहीं करने वाला। मैं आज के दिन केवल उन रीजन्स या फिर उन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके वजह से कुकीज़ और मैतीस के बीच में लड़ाई हो रहा है या वायलेंस हो रहा है। और अगर आपको बाकी सब चीज़ें जैसे कुकीज़ को कौन यहाँ लेकर आए थे, हिस्ट्री के बारे में, ये सभी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियो देख सकते हैं, जैसे नीतीश राजपूत या फिर ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो जो मैतीस कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर वो मेजॉरिटी में है और वो प्लेन एरियाज में रहते हैं। साथ ही साथ उन लोगों के पास मैक्सिमम पॉलिटिकल पावर है, जबकि जो कुकीज़ है वो हिली एरियाज में रहते हैं और उन लोगों के पास 90% ऑफ द लैंड है, मतलब हिली एरियाज है। क्योंकि मणिपुर में 10% प्लेन एरियाज है और 90% आपका हिली एरियाज है। तो जो ये कुकीज़ है वो आपके हिली एरियाज में रहते हैं और इन लोगों के पास एसटी रिजर्वेशन है, जिसके थ्रू उनको जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर बेसिक हम लोग समझे तो जो मैतीस है वो प्लेन एरियाज में रह रहे हैं और वो मेजॉरिटी हिंदू है, कुछ मुस्लिम और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हिंदू है। और जो कुकीज़ है वो मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस है और कुछ मुस्लिम्स है। तो ये सिंपली हम लोगों को समझ आता है। अब सवाल ये आता है कि लड़ाई क्यों हो रहा था। तो अगर हम कहीं पर भी देखें तो कोई भी दो कम्युनिटी के बीच में अगर लड़ाई होता है तो उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, लड़ाई का बहुत सारा कारण होता है। तो जो पहला कारण है वो है इनइक्वालिटी। अब हम सभी को पता है कि ये लड़ाई शुरुआत हुआ था एसटी रिजर्वेशन के बाद, मतलब जब एसटी रिजर्वेशन का बात चला था उसके वजह से लड़ाई शुरू हुआ। जब हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि मैतीस को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, सिर्फ ये अभी स्टार्टिंग फेज पर था, तभी कुकीज़ ने स्ट्राइक शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये स्ट्राइक बढ़ते बढ़ते वायलेंस में बदल गया। साथ ही साथ मैतीस लोगों को ये रिजर्वेशन या फिर आप कह सकते हो एसटी राइट इसलिए चाहिए ताकि वो लैंड खरीद सके कुकीज़ एरियाज में भी। अब बहुत ही अजीब बात है कि जो मैतीस जो मेजॉरिटी में वो सिर्फ 10% में रहते हैं और बाकी का जो 90% है उसमें माइनॉरिटी रहते हैं, जिसकी वजह से जो मैती लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और उन लोगों का कहना है कि हमें भी लैंड लेने दिया जाना चाहिए कुकीज़ एरियाज या फिर हिली एरियाज में। और उन लोगों का ये भी मानना है कि जो कुकीज़ है वो असल में आउटसाइडर है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा था, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन सिंपली अगर कहा जाए तो इनइक्वालिटी के वजह से ये लड़ाई का स्टार्टिंग हुआ था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इलीगल ड्रग्स प्रोडक्शन। अब जैसे कि हम लोग इलीगल ड्रग्स प्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मणिपुर में जो पौधों को जलाया जा रहा है वो भांग नहीं है, वो पॉपी प्लांट्स है। हाँ, ऑफकोर्स भांग से भी ड्रग्स बनता है, लेकिन जो मणिपुर में जला रहा है वो पॉपी प्लांट्स है और दोनों से ही ड्रग्स बनता है। अलग अलग तरह के ड्रग्स, जैसे आप कह सकते हो भांग से आपका गांजा बनता है और उससे हीरोइन ये सब बनता है, मतलब पॉपी से आई थिंक हीरोइन ये सब बनता है। तो दोनों में अंतर है और दोनों ही इस्तेमाल होता है ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए। लेकिन मणिपुर में जो जलाया जा रहा है वो पॉपी प्लांट है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, दोनों में अंतर भी समझ आ गया होगा और मणिपुर के अंदर कौन सा पौधा को जलाया जा रहा है वो भी आप समझ गए होंगे। और हाँ, गवर्नमेंट ने साफ तौर से कहा है कि ये जो वार चल रहा है, वार तो नहीं कहूँगा, वायलेंस चल रहा है मणिपुर के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसमें ये ड्रग्स पेडलर्स लोग का काम है। वो इसको फंड कर रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है लोगों को ताकि ये वार और भी ज़्यादा बढ़ सके। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने लगभग 70,000 करोड़ तक का ड्रग्स पकड़ा है, मतलब अभी तक 70,000 करोड़ तक का ड्रग्स पकड़ा है इंडियन गवर्नमेंट में, या फिर आप कह सकते हो मणिपुर के जो पुलिस से लोग उन्होंने पकड़ा है। अब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का 70,000 करोड़ तक का नुकसान करेंगे तो ऑफकोर्स वो रिटेलिएट तो करेंगे और वही हो भी रहा है। वो क्लियरली हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन लोगों का ड्रग्स प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और उन्हें प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स।
अब देखिए वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर के अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों का बॉर्डर चिपका हुआ है और कम से कम 400 से 300 किलोमीटर का बॉर्डर, लंबा बॉर्डर है मणिपुर और म्यांमार के बीच में, जिसके थ्रू लोग यहाँ से वहां जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ फेंसिंग ये सब कुछ है ही नहीं। और जैसे कि हम सभी को पता है म्यांमार अभी भी लड़ाई चल रहा है, जिसकी वजह से वहां से लोग इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और इंडिया के अंदर आने के बाद वो इलीगली ड्रग्स प्रोडक्शन करते हैं और गन ये सब भी वहां से ही लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये लड़ाई को और भी आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पॉवर्टी है वो मणिपुर के अंदर बहुत ही हाई है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें कि थर्ड लार्जेस्ट पॉवर्टी कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर ही थर्ड लार्जेस्ट पॉवर्टी है, और उसमें भी कुकीज एरियाज में ज़्यादा पॉवर्टी है, जिसको अगर आप लिंक करें ड्रग्स के साथ तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स प्रोडक्शन भी कुकीज एरियाज में ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गरीबी है, जिसके वजह से लोगों को ईजी मनी चाहिए, इसके वजह से वो ड्रग्स प्रोडक्शन करते हैं। हाँ ऑफकोर्स ये गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी गलती है कि वो उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोक भी नहीं पा रहे, तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और ये वर्ल्ड में चलता है, जैसे चाइना यूएस में करवा रहा है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर करवा रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़के जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें हर जगह चलता है। और ड्रग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ड्रग्स प्रोडक्शन ये वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट, फॉरेन इंटरवेंशन। आप सोच सकते हो कि फॉरेन इंटरवेंशन और मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है दोनों कैसे लिंक है। तो अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रिसेंट टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था, और वही चीज जो यूएस के लोग हैं या जो CIA है वो कोशिश करता है इंडिया में भी करने के लिए। आप सोच सकते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता होगा, तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसको अगर आप देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे भी क्लियर ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंट टाइम में यूएस के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, क्योंकि वो ड्रोन दे रहा था कुकीज मिलिटेंट ग्रुप को, कुकीज को नहीं। और कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद ही इंडिया के ऊपर 2 बम भी गिरा था, जो ड्रोन से ही गिराया गया था कुकीज मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू। 2 या 1 बम गिराया गया था, जिसकी वजह से एक व्यक्ति का डेथ भी हुआ था। तो आप देख लीजिए किस तरह इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ स्टारलिंक नाम का जो आपका वाईफाई सिस्टम है या समथिंग उसी टाइप का कुछ चीज़ है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो इंडिया के अंदर अभी तक लागू ही नहीं हुआ था। उससे पहले ही इंडिया के अंदर उसको दे दिया गया था मिलिटेंट ग्रुप्स को, मणिपुर के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स को। तो देखिए किस तरह यूएस इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है। और इसका एक रीज़न है जो मैंने अपने एक वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से समझाया है, मतलब रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन में पूरे अच्छे तरीके से समझाया है कि क्यों यूएस या यूरोपियन कंट्री इंडिया को बर्बाद करना चाहता है या पसंद नहीं करते। तो मैंने उसमें बताया, आप उसे देख सकते हो। और रिसेंट टाइम में जो मणिपुर के अंदर गन से सब भी मिलता है वो कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू म्यांमार में आता है, फिर म्यांमार के थ्रू इंडिया के अंदर आता है, या फिर यूएस के जो स्पाइस है वो आकर उन्हें प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन लाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि इंडिया के ग्रोथ को रोका जा सके। अब रिसेंट टाइम में आपको पता है इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है इकोनॉमी के नाम पर, तो उन्हें प्रॉब्लम तो हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा किस तरह ये फॉरेन के लोग इंडिया को डिस्टेबलाइज करवाना चाहता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, डेमोग्राफी चेंज। ये एक बहुत ही बड़ा रियलिटी है आज के इंडिया में। अगर आप आसाम में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उत्तराखंड में चला जाइए, आपको हर जगह डेमोग्राफी चेंज मिलेगा, क्योंकि वो बॉर्डरिंग स्टेट्स है और कोई बॉर्डरिंग नहीं है, फिर भी वहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सिस्टमेटिक वे में। और वही चीज़ मणिपुर के अंदर भी हो रहा है। अगर हम 2018 का डाटा देखें मणिपुर का, और अगर हम 2011 का डाटा देखें मणिपुर का पॉपुलेशन परसेंटेज में, तो जो 35 का पॉपुलेशन है वो कुछ 30 सालों के अंदर लगभग 15% घटा है। मतलब मैक्सिमम कम्युनिटी का बढ़ता है, मणिपुरी 35 का घटा है। तो आप सोच के देखिए इतना ज़्यादा चेंज। और अगर ऐसा चेंज होगा तो ऑफकोर्स वहाँ से रिटेलिएट तो आएगा ही। और ये चीज़ हो रहा है, लगातार स्पीड में हो रहा है। अगर आप सोच के देखिए, अगर ऐसा ही ट्रेंड आगे भी बढ़ा तो अगले 30 साल में क्या होगा। मतलब अगले 30 साल में और 15% कम हो जाएगा, फिर अगले 30 साल में और 15%। इस तरह तो जो 35 है उन लोगों का पॉपुलेशन टोटली खत्म हो जाएगा मणिपुर के अंदर। इसलिए एक तरीके से अगर आप देखें तो ये एग्जिस्टेंस का लड़ाई चल रहा है, आप कह सकते हो।
तो मैं इस तरह नहीं कह रहा हूँ कि ये सही चीज़ है लड़ाई है सब। मैं क्लियर कर दूँ कि इस लड़ाई में मैक्सिमम आम लोगों का डेथ हो रहा है। आज के दिन लगभग 256 लोगों का डेथ हो चुका है मणिपुर के वायलेंस में। और भी लोगों का डेथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आप कह सकते हो किसी का पैर टूट चुका है, किसी का हार्ट टूट चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान तो हो रहा है और करोड़ों का प्रॉपर्टीज़ का नुकसान भी हो रहा है। लोग अपने घर नहीं जा पा रहे, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जिस्टेंस पर बात आ जाए तो ऑफकोर्स लड़ाई होना शुरू हो जाता है। ये स्वाभाविक है, मतलब आप कह सकते हो। और इस वीडियो में मैंने रिलीजन का फैक्टर नहीं डाला है, क्योंकि उसके वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। तो मैं उस चीज़ के रिलीजन के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ को मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा गुजरात में जब दंगा हुआ और हिंदुओं ने रिटेलिएट किया तो वो बहुत ही बड़ा वायलेंस बन गया। यही चीज़ 1947 जब हम लोग को आज़ादी मिला था तभी भी सेम ही चीज़ हुआ था। हिंदुओं ने रिटेलिएट किया था, जिसके वजह से ये एक बहुत ही बड़ा वायलेंस बन गया था। लेकिन कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित ने हथियार नहीं उठाया तो उनके साथ क्या हुआ आप देख सकते हैं। नूह में क्या हुआ था आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ हिंदुओं ने स्टैंड नहीं लिया तो नुकसान हो गया। और मणिपुर में भी अगर आप रिलीजन वाइज देखो तो लोग यही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं, हिंदू और क्रिश्चियन का लड़ाई चल रहा है, जिसमें हिंदू वायलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए ये चुपचाप हो भी जाए तो इनको एसटी राइट तो मिल नहीं रहा है, इन लोगों का पॉपुलेशन भी गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो, जिसके वजह से ये लड़ रहे हैं। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइए आपको क्या लगता है किस कम्युनिटी का गलती है किसका नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का गलती होगा, एक का नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ऑफकोर्स आप कुछ भी मान सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।